नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपने मिशन पर लगे रहें, अपने लक्ष्य के प्रति हर समय सजग रहें, मेहनत करते रहें। कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन समंदर भी आएगा। हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव कोशिश करेंगे तो जिंदगी में अपन सफल अवश्य हो जाएंगे। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों को शेयर भी कर दें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत होगी। आपके लिए बहुत शानदार है, एक से बढ़कर एक क्लास अपन लेके आएंगे, लेकिन आवश्यकता है कि आप अपने सर्वा क्लासेज को सपोर्ट करें। तो अपन ने राजस्थान की जलवायु टॉपिक शुरू कर रखा था। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो था राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं अपन ने देखी थी। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं। अब अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं। तो राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं की चर्चा अपन करेंगे। तो बेसिकली राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतुएं। राजस्थान के अंदर 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। वही भारत की तरह ही है। भारत में जिस तरह की ऋतुएं हैं ठीक वैसे ही राजस्थान में भी 3 ऋतुएं मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। अब ये 3 ऋतुएं है कौन कौन सी? तो राजस्थान के संदर्भ में देख लो, चाहे भारत के संदर्भ में देख लो, 3 प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है? तो एक ऋतु है, सबसे पहली बात करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, यह अप्रैल मई जून का महीना मुख्य रूप से होता है, जब राजस्थान में तेज गर्मी होती है। बात राजस्थान की कर रहे हैं, भारत की बात करेंगे तो भी यही समय है ना, लेकिन राजस्थान की चर्चा शुरू कर रखी है अपन ने। तो मार्च से लेकर के मध्य जून तक मुख्य रूप से ऋतु जो होती है वो कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। मध्य जून के बाद में, क्योंकि 1 जून से भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है, 1 जून से भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है, वर्षा शुरू हो जाती है, मानसून केरल में पहुंच जाता है सबसे पहले। हालांकि जब मानसून की बात आए कि भारत में सबसे पहले मानसून, प्रश्न एक याद आया कि 1 जून को कहां पहुंचता है, तो केरल की बात है। यदि ऐसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले मानसून अपनी दस्तक कहां देता है और ऑप्शन में केरल के साथ साथ में अंडमान निकोबार हो, तब आपको निकोबार द्वीप करना है, अंडमान निकोबार द्वीप करना है। सबसे पहले वहां दस्तक देता है 25 मई के आसपास में, है ना। तो सबसे पहले पूछ ले तो आपको वहां से सही उत्तर करना है। तो मार्च से मध्य जून तक कौन सी ग्रीष्म ऋतु रहती है? फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है मध्य जून से सितंबर तक। मैंने कहा मध्य जून से सितंबर तक क्या शुरू हो जाती है? वर्षा ऋतु। राजस्थान में मानसून का प्रवेश शुरू हो जाता है और मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है? बांसवाड़ा से। यह भी प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्तों कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश किधर से होता है? दक्षिण से होता है, बांसवाड़ा से होता है। ठीक है, और यह वर्षा ऋतु रहती है मध्य जून से सितंबर तक, और उसके बाद में शीत ऋतु शुरू हो जाती है अक्टूबर से फरवरी के बीच में। शीत ऋतु, इसका मतलब इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है और मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, इसलिए उत्तर भारत पूर्ण रूप से है उत्तरी ध्रुव की चपेट में, हिमालय की बर्फ की चपेट में, हिमालय की ठंड की चपेट में, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों के चपेट में आ जाता है। इस कारण से उत्तर भारत में कहो, चाहे राजस्थान संपूर्ण में कहो, या उत्तर भारत के संपूर्ण स्टेट है, उनमें ठंड का कहर शुरू हो जाता है। अक्टूबर से फरवरी के मध्य सबसे ठंडा महीना है वो जनवरी रहता है। प्रश्न यहां यह उठता है, क्या कारण है कि दक्षिणी भारत में शीत ऋतु बहुत छोटी पाई जाती है या नहीं होती? इसका कारण मैंने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी, महासागरीय प्रभाव या जलीय स्वभाव। उसका कारण है जलीय स्वभाव, क्योंकि दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके दोनों ओर समुद्री क्षेत्र होने के कारण मुख्य रूप से होता क्या है कि समुद्र का स्वभाव है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और जब तक सूर्य के तापमान का असर या ठंड का असर मुख्य रूप से अपन कहेंगे तो जल पर होता है। जैसे दिन के समय सूर्य तप के कारण जल यदि गर्म होना प्रारंभ करता है तब तक साय हो जाती है, और रात के समय जब धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू करता है तब तक सूर्योदय हो जाता है। इसलिए इसका बैलेंस बना रहता है। तो ये होता है जलीय स्वभाव। इस जलीय स्वभाव के कारण
प्रायद्वीपीय भारत की अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु छोटी होती है, ग्रीष्म ऋतु बड़ी होती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं की। तो सबसे पहले बात कर ले ग्रीष्म ऋतु। चलिए ग्रीष्म ऋतु की चर्चा शुरू करते हैं। सभी छात्र तैयार हो जाएं अपनी नोटबुक और पेन के साथ में। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु का शुभारंभ यदि अपन शुभारंभ कहें या ऋतु का काल कहें, इस ऋतु का काल कहां से शुरू होता है? मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च से मध्य जून तक होता है। अब ऐसा क्यों है कि मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु है, उस समय तापमान अधिक पाए जाते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से, मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, इस भाग से कर्क रेखा गुजरती है। संपूर्ण राजस्थान जो है वो उपोष्ण कटिबंध में है। 21 जून को सूर्य यहां सीधा चमकता है। कहां पे? कर्क रेखा पर। इस कारण से मुख्य रूप से सौर विकिरण सूर्य तक सीधा प्राप्त होता है। तो दिन की अवधि बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ दिन बड़े होते हैं जून के समय, और सूर्य सीधा चमकने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होता है। दूसरा कारण, यानी तापमान अधिक होने के पीछे दो कारण यहाँ पे उत्तरदायी है। वो कौन कौन से? एक तो सूर्य का सीधा चमकना, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। ठीक है। और दूसरा कारण है स्थलीय स्वभाव। स्थलीय स्वभाव, इस कारण से यहां तापमान बढ़ जाता है। स्थलीय स्वभाव भी बताया था मैंने कि स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। इस कारण से दिन के अंदर जब सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, उस कारण से स्थल भाग है खुद गर्म होकर के और खुद ऊष्मा विकृत करने लग जाता है। इसलिए दोपहर बाद का तापमान है काफी बढ़ जाता है मुख्य रूप से। ठीक है ना। तो इस ऋतु का काल मार्च से मध्य जून तक रहता है। दो कारकों से तापमान राजस्थान के अंदर काफी तेज पाए जाते हैं, है ना। उसमें सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, जो कि 21 जून को चमकता है। आप याद रखोगे इस बात को कि कब 21 जून के समय सूर्य कहां चमकता है? तो कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है ना। और इसको कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और स्थलीय स्वभाव का मतलब है कि जो स्थल जो है, राजस्थान का जो स्थल है, उत्तर भारत का जो स्थलीय भाग है, समुद्र से दूर होने के कारण यह बहुत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है ना। दो बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब अपन 21 जून की बात कर रहे हैं और उत्तर भारत में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और राजस्थान में भी इसमें महत्वपूर्ण है। अब ग्रीष्म ऋतु की अपन चर्चा शुरू कर रखी है। और ग्रीष्म ऋतु में अपन देखते हैं राजस्थान में तापमान, क्योंकि जलवायु जो है उसके 3-4 बिंदु पर महत्वपूर्ण होते हैं। ऋतु के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है जिसको अपन अध्ययन करते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? एक तो होता है तापमान, एक होता है हवाएं, एक होती है आर्द्रता। ठीक है। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो किसी भी ऋतु को समझने के लिए जरूरी होती है और इसके आधार पर भी एनालिसिस किया जा सकता है कि वास्तविकता क्या रहती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। जब राजस्थान की अपन चर्चा करते हैं और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो तापमान राजस्थान में इस समय अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास में रहता है। औसत तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब सभी जगह मुख्य रूप से तापमान सेम नहीं रहता। यदि आप डायग्राम देखोगे तो आप पाओगे इस डायग्राम के माध्यम से
जिसमें ये लाल कलर में आपकी समक्ष रेखाएं डाली है, इसको समताप रेखाएं कहा जाता है। और समताप रेखाएं मुख्य रूप से आपके समक्ष आपको मानचित्र में नजर आ रही होगी कि यहां जो समताप रेखा डाली गई है, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका मुख्य रूप से है, यहां लिखा है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास वाला इलाका है, यहाँ पर तापमान काफी ज्यादा पाया जाता है। कितना हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के अंदर यहाँ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। उसके बाद में आपको इसके नीचे ही एक रेड कलर में, जो कि चूरू को चीरती हुई मुख्य रूप से बीकानेर के दक्षिण से गुजरती हुई नागौर की पश्चिमी सीमा के पास से जोधपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र से आती हुई बालोतरा के मध्यवर्ती और बाड़मेर की दक्षिण सीमा से गुजरती हुई समताप रेखा है, जिसमें लिखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा। इसका मतलब यह रेखा जिधर से गुजरती है, इस भाग में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। फिर अपन आगे चलते हैं तो पूर्वी भाग है, यहां पर भी लिखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसका मतलब राजस्थान का पूर्वी भाग मुख्य रूप से भी गर्म होता है, गर्मी के समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहां भी रहता है। क्यों रहता है कारण बताऊंगा मैं। उसके बाद में मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी जो मध्य क्षेत्र मुख्य रूप से है, यहाँ पे तापमान गिरना शुरू हो जाता है। दक्षिण की ओर जो जो जाते हैं तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। 38 डिग्री, उसके बाद में 36 डिग्री, उसके बाद में 34 डिग्री। और सिरोही जो है, माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है, धरातल से पहले पढ़ा था अपन ने कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में धरातल से ऊंचाई पढ़ी थी अपन ने, और जो जो ऊंचाई बढ़ती है तापमान में गिरावट आती है। तो मुख्य रूप से सिरोही के अंदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, औसत है यहाँ पे, है ना। तो प्रश्न यहाँ पूछते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान से ग्रीष्म ऋतु में 42 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा गुजरती है। गंगानगर हनुमानगढ़, जैसलमेर बाड़मेर, धौलपुर भरतपुर, कोटा झालावाड़। तो आप क्या लिखोगे? गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न है। तो आप समताप रेखा कौन सी कहां से गुजरती है, इसका भी आपको एनालिसिस कर लेना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है दोस्तों। तो राजस्थान का औसत तापमान कितना मुख्य रूप से रहता है? तो औसत तापमान रहता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस समय सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? इस समय सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे गर्म माह है जून होता है, क्योंकि सर्वाधिक तापमान किस समय 21 जून को सूर्य चमकता है ना, तो सर्वाधिक तापमान कब बढ़ते हैं? जून के समय बढ़ते हैं। सबसे गर्म जिला कौन सा होता है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो जब जिले की बात आ जाए तब चूरू होता है। यहां तापमान सर्वाधिक अंकित किए जाते है ना, तो काफी तापमान यहाँ बढ़ा होता है। तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा होता है? चूरू होता है। इससे मैं ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम गर्म जिला कौन सा होता है? तो कम गर्म की बात आ जाए तो आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ से जाना, वो डूंगरपुर होता है। यदि स्थान पूछ ले तो कम गर्म स्थान कौन सा है, तब माउंट आबू होता है, ध्यान रखिएगा ना। सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है, तभी माउंट आबू होता है, उसको आप ध्यान रखोगे। तो साथियों अपन चर्चा करें तापमान की, थोड़ा सा यहां चेक करना। यहां देखिए न्यूनतम तापमान, सबसे कम गर्म की बात आए तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड सिरोही में, मानचित्र को देखा नहीं, सिरोही जिला है ना। सिरोही मुख्य रूप से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा कम, सबसे कम गर्म होता है, क्योंकि ये धरातल से ऊंचा है। पर दक्षिणी अरावली का विस्तार मुख्य रूप से यहाँ सर्वाधिक है ना, और यहाँ पे ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाती है। गुरु शिखर है, शेर है, प्रमुख चोटियां भी यहाँ पे अचलगढ़ है पाई जाती है, जो कि काफी ऊंचाई लिए होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मुख्य रूप से तापांतर की बात करते हैं। तापांतर क्या होता है? तापांतर मेरे दोस्तों होता है, ये दो प्रकार से हम इसको इंडिकेट करते हैं। वैसे कहें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर तापांतर कहते हैं।
ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। और चाय की चुस्की आ गई भाई। चलो जी, तो अपन चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से, अब तापांतर की चर्चा अपन ने की है कि तापांतर क्या होता है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर तापांतर कहलाता है। इसको दो प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तापांतर को दो प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो होता है दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर, और दूसरा होता है वार्षिक तापांतर। हालांकि इसको मासिक भी निकालते हैं, तीन प्रकार से भी निकालते हैं, मासिक भी लिया जाता है, लेकिन विशेष महत्व है दैनिक और वार्षिक का। अब दैनिक तापांतर होता है वो क्या होता है? तो दिन के अंदर अधिकतम दिन का अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर, अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर। और यह कौन सा होता है? वार्षिक, यानी वर्ष में अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर। ये क्या हुआ? अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर। चलो जी, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर वर्ष में। अब देखिए यहां प्रश्न ये उठता है मेरे दोस्तों कि अधिकतम तापमान दिन के अंदर कब दर्ज किया जाता है और न्यूनतम कब दर्ज किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये दिन में कब दर्ज करें अपन, पता कैसे चले कौन सा ले यहाँ पे, है ना। तो ये आप कौन सा लोगे? मुख्य रूप से दिन के अंदर लिया जाता है दोपहर बाद, दोपहर बाद 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है। और रात के समय न्यूनतम कब? तब ये तो लिया जाता है अधिकतम, और जब न्यूनतम की बात है कब लिया जाता है? तो न्यूनतम लिया जाता है रात्रि के समय, रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच, यानी ये भी 2 बजे बाद ही रात ठंडी होती है। क्योंकि आपको पता है कि दिन में तापमान जो बढ़ता है मुख्य रूप से वो दोपहर बाद बढ़ता है। दोपहर तक सूर्य के उष्मा से धरातल गर्म होता है, और दोपहर बाद में धीरे धीरे जो धरातल है वो खुद उष्मा देने लग जाता है ना, जिसको बोलते हैं पार्थिविकरण। उसके कारण तापमान बढ़ जाया करता है। तो दोपहर बाद और रात्रि के न्यूनतम ले जाता है मध्य रात्रि बाद में। और वार्षिक तापमान की बात करें, ये कब दर्ज किए जाते हैं? तो वार्षिक तापमान की बात आ जाए तब आप कब दर्ज करोगे मुख्य रूप से? तो अधिकतम तो दर्ज किए जाते हैं जून के महीने, जून में, ठीक है। और न्यूनतम की बात आए तो दर्ज किए जाते हैं जनवरी, जनवरी। तो ये आप यहां से प्रश्न पूछ ले तो आप इजीली इसका उत्तर दे पाओगे कि अधिकतम जून के महीने में और न्यूनतम जनवरी के महीने में तापमान दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो तापांतर की अपन चर्चा करें, आगे चलें। अपना बिंदु चल रहा है तापमान, और तापमान के अंदर बिंदु है तापांतर। अब राजस्थान के मुख्य रूप से अधिकतम और न्यूनतम तापांतर की अपन चर्चा करते हैं। किस जिले में अधिकतम तापांतर है? अधिकतम तापांतर वाला जिला, तो सर्वाधिक तापांतर मुख्य रूप से इस जिले की बात है तो किस जिले में दर्ज किए जाते हैं? अधिकतम और न्यूनतम की बात आ जाए, थोड़ा सा डाउट हुआ ना। अच्छा हाँ, दैनिक अधिकतम और न्यूनतम तापांतर, दैनिक तापांतर, ठीक है। तो अधिकतम है तापांतर वाला जिला, जब दैनिक की बात है पर दैनिक की चर्चा करें सबसे पहले, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये जिला कौन सा होता है? चूरू, माफ कीजिएगा। अच्छा।
माफ करना मेरे दोस्त, कंफ्यूज हो गए थोड़े सा, है ना। यह है अपना दैनिक की बात है तो जैसलमेर, तो यहां आपको करना है जैसलमेर, मिक्स हो गए ना, जैसलमेर। अब जैसलमेर क्यों है इसका कारण भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहां पाई जाती है बलुई मिट्टी, बलुई मृदा। और ये बलुई मृदा जो है मुख्य रूप से वो दोपहर के समय, दिन के समय सूर्य तप से अधिक गर्म हो जाती है और रात के समय मैंने कहा था ठंडी हो जाती है, इस कारण से। तो अधिकतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तब आपको करना है जैसलमेर। और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला पूछ ले, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला पूछ ले, तब आपको करना है डूंगरपुर। ठीक है, तब करना है आपको डूंगरपुर। उसके बाद में वार्षिक तापांतर की बात करते हैं, दैनिक के बाद में वार्षिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर की चर्चा करें तो वार्षिक तापांतर के अंदर यदि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछ ले, तब तो करना है चूरू, ठीक है ना। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछ ले, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछ ले, तब करना है आपको बांसवाड़ा। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वार्षिक तापांतर में जिलों का क्रम है, अधिकतम चूरू और न्यूनतम बांसवाड़ा, ठीक है। अब वार्षिक तापांतर चूरू में सर्वाधिक क्यों है, इसका कारण भी, रीजन भी मैं आपको बता दूं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर वार्षिक रहते हैं। इसका कारण है कि चूरू के अंदर तापमान जो मुख्य रूप से है वो काफी ज्यादा दर्ज की जाते हैं। समताप रेखा इधर से कौन सी गुजरती थी, 40 डिग्री। तो यहाँ पर 40 तो समताप रेखा मुख्य रूप से गुजरती है, अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। और न्यूनतम तापमान जब चूरू की आती है तो सर्दियों में यहां तापमान चूरू की बात करें तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। औसत करें तो -1 डिग्री तक आ जाता है, -3 हो जाता है कभी कभार, है ना। तो तापांतर कितना हो गया, 48 प्लस -3, 51 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में दर्ज किए जाते हैं, इसका कारण है। बांसवाड़ा में न्यूनतम क्यों है, इसका कारण भी आपको मैं बता दूं कि बांसवाड़ा जो है मुख्य रूप से दक्षिण छोर वाला है। पहली बात, यहां बलुई मिट्टी मुख्य रूप से नहीं है। दूसरी बात, है ना, और अधिक वनस्पतियों वाला क्षेत्र भी है बांसवाड़ा, है ना। इस कारण से यहाँ पे न्यूनतम तापांतर, हालांकि बांसवाड़ा कर्क रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा इधर से ही गुजरती है मुख्य रूप से, फिर भी यहाँ पे तापांतर कम पाए जाते हैं। इसका कारण है कि यहाँ का धरातल बलुई मिट्टी वाला नहीं है, इस कारण से यहाँ तापमान नहीं बढ़ते, और नहीं बढ़ते तो उतने ही सर्दियों में गिरते भी नहीं है ना। इस कारण से तापांतर न्यून पाया जाता है। तो यह था दैनिक और वार्षिक तापांतर। अब न्यूनतम और अधिकतम तापांतर वाले स्थान कौन से है, यह देख लेते हैं। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान, तो ये तो हो जाएगा माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू, ठीक है ना। और अधिकतम पूछ ले, अधिकतम पूछ ले अधिकतम दैनिक तापांतर वाला स्थान
ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये कौन सा हो जाएगा, शुष्क स्थान कौन सा है, स्थान की बात आई जाए तो ये भी जैसलमेर ही होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये भी चूरू है ना, चूरू। चलो ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज हुए। तो मुख्य रूप से न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू है और अधिकतम दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप मेमोराइज कर लेंगे। मुख्य रूप से कुछ आंकड़े होते हैं मेमोराइज करने पड़ते हैं मेरे दोस्तों, है ना। भूल सभी हो जाती है, सस्पेंस में सभी चल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है यदि आपको सफल होना है। एक सफल शिक्षक वही है जो कंटिन्यू मेहनत करते हुए अपने लेसन को आप तक पहुंचाता है, और एक सफल स्टूडेंट वही है जो रेगुलर मेहनत करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करता है। तो आप कोशिश अवश्य करें कि आपको अपनी मंजिल अवश्य मिले। तो अपन बात कर रहे थे चूरू की, तो ये अपना चूरू जिसमें वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये अपना जैसलमेर जिला मुख्य रूप से, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। तो तापांतर के लिए मुख्य रूप से ये स्थान महत्वपूर्ण थे। स्थान के अंदर सिरोही के अंदर ये माउंट आबू, ये वाला स्थान महत्वपूर्ण है, माउंट आबू, ठीक है ना। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब तापांतर के बाद में अगला बिंदु लेते हैं अपन, अगला बिंदु लेते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मुख्य रूप से कहां कितनी पाई जाती है। चलो उससे पहले पवन लेंगे, पवन या हवाएं, पवन या हवाएं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो पवन और हवा की चर्चा अब करते हैं अपन। अब पवन और हवा जो मुख्य रूप से हवाएं किस स्थान से किस स्थान की ओर चलती है, तो हवाएं मुख्य रूप से उनकी जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो सदैव कैसे होती है। तो हवाएं सदैव, ये आप याद रखोगे, उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। की ओर चलती है, ठीक है। उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। अब देखो वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध है। तापमान व वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, विपरीत संबंध है। और विपरीत संबंध का मतलब क्या है कि जहां पे तापमान अधिक होता है, जहां तापमान अधिक होता है वायुदाब न्यून होता है। ठीक इसके विपरीत जहां पर तापमान कम होता है वहां वायुदाब अधिक होता है। इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि अपन बात किसकी कर रहे हैं मेरे साथियों, अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। कौन सी ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की। जब ग्रीष्म ऋतु की बात करें मतलब सूर्य सीधा कहां चमक रहा है, तो मुख्य रूप से कर्क रेखा पर चमक रहा है। इसका मतलब तापमान अधिकतम है या न्यूनतम, तो इस समय तापमान अधिकतम पाए जाते हैं। तापमान जो है वो अधिकतम पाए जाते हैं जून के महीने में, ठीक है। अब देखो तापमान के लिए अपने अभी देखी थी, क्या देखी, समताप रेखाएं, और वो रेखाएं अपन ने डाली थी जैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से डाली थी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से डाली थी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहां से डाली थी 38 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में यहां से डाली थी 36 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां डाली थी 34 डिग्री सेंटीग्रेड, सिरोही के अंदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये समताप रेखा है, याद रखिएगा कौन सी समताप रेखा जून में किधर से गुजरती है, ये जून की समताप रेखा है।
ठीक है ना, जून के महीने। अब आपको पता है मैंने यहाँ क्या लिखा कि हवाएं सदैव कहां चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है, तापमान, आगे देखिए मैंने यहां लिखा तापमान अधिक तो वायुदाब कम। इसका मतलब इस भाग में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इसका मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो दाब कैसा हो जाएगा, न्यून। तापमान अधिक है तो दाब कैसा होगा, न्यून। यहां कितना है, राजस्थान इस भाग में कितना है, 32 डिग्री सिरोही वाले क्षेत्र में, तो 32 डिग्री तो तापमान यहां पे न्यून है तो दाब कैसा हो जाएगा, अधिक, उच्च हो जाएगा। तो राजस्थान में वायुदाब की जो कंडीशन पाई जाती है मुख्य रूप से वो क्या है, पश्चिमी उच्च दाब कहां है, उच्च दाब है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यह दक्षिणी पश्चिमी आ गया मुख्य रूप से। तो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है, दाब उच्च है। और फिर न्यून का हो गया, न्यून दाब किस ओर हो गया, न्यून दाब हो गया पश्चिमी उत्तरी व पूर्वी राज्य व पूर्वी क्षेत्र, यहां दाब कैसा हो गया, न्यून हो गया, क्योंकि तापमान अधिक है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अब जो पवनें अपन चलाएंगे, हवाएं चलाएंगे, किसी एक स्थान के, सिर्फ राजस्थान के वायुदाब के अनुसार है वो नहीं चलेगी। अब कैसे चलेगी पवनें, इस समय हवाएं जो चलती है मुख्य रूप से इस वायुदाब का असर जो सिर्फ राजस्थान का वायुदाब है उससे स्थानीय स्तर पर हवाओं में विमुक्त आती है, मोड़ आते हैं, चेंजेस आते हैं। लेकिन यहां जो पवनें मुख्य रूप से चलती है हवाएं ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य रूप से चलती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है हवाएं, है ना, और ये हवाएं काफी गर्म होती है। तो राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों चलती, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि भारत का मानचित्र अपन देखते हैं तो ये अरब सागर यहां है, ठीक है। अब अरब सागर चूंकि जलीय क्षेत्र है और जब जून का महीना होता है सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका फोन आ गया बीच में, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब सूर्य तक की किरणें यहां सीधी प्राप्त हो रही, ठीक है ना। अब अरब सागर जो है मुख्य रूप से यहां जलीय स्वभाव काम करेगा, तो ये क्या करेगा, ठंडा रहेगा, यहाँ पे अरब सागर है यहां पर ठंडा रहेगा, यानी तापमान कम रहेगा, तापमान कम रहेगा किसकी बजाय, राजस्थान की बजाय। इस भाग में तापमान कैसे रहेंगे, अधिक रहेंगे। और हवाएं कहां से कहां चलेगी, कम ताप से अधिक ताप की ओर, क्यों, क्योंकि कम ताप में दाब ज्यादा होता है, तो यहां दाब कैसा रहेगा, अरब सागर में दाब कैसा है, अधिक, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से इस साइड से अब हवाएं प्रारंभ हो जाती है और हवाएं इस न्यून दाब को भरने के लिए इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार से ये पवनें चलती है और ये पवनें चूंकि गर्म होती है, इन पवनों को लू कहते हैं यहां पे, क्योंकि ये गर्म हुआ है, शुष्क होती है, गर्म हुआ है, शुष्क होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है ना। तो इन पवनों को किस नाम से पुकारते हैं, लो।
तो ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से राजस्थान में कौन सी फसल चलती है? गर्म पवनें चलती है, जिनको लू के नाम से पुकारा जाता है। कोल्ड वार्ता बात, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इन पवनों को अपन क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और मुख्य रूप से ये लू है जो किस प्रकार की पवन है? गर्म हुए शुष्क पवनें, ठीक है ना। अब ये गर्म और शुष्क पवनें है मुख्य रूप से, इन पवनों का कारण क्या, अभी पूछा गया प्रश्न था, है ना, कि इन पवनों का कारण क्या है? तो सहवन, सहवन मुख्य रूप से अरब सागरीय क्षेत्र से ये पवनें आती है, मुख्य रूप से कुछ मात्रा में अपने साथ में नमी भी लाती है, इसलिए मानसून पूर्व की बरसात भी कभी कभार करती है। लेकिन जैसे ही इस गर्म मौसम, गर्म धरातल के संपर्क में आती है, पश्चिमी रेगिस्तान कच्छ के रन के ऊपर से, पश्चिमी गुजरात के ऊपर से होके ये हवाएं जब आती है तो राजस्थान में प्रवेश करते धरातल इनको गर्म मिलता है, तो इनकी नमी है वो सोख ली जाती है। इस कारण से ये हवाएं शुष्क हो जाती है और धरातल के टेम्परेचर को ये ग्रहण कर लेती है, और यहां से टेम्परेचर को ग्रहण करते हुए उसका आगे की ओर वहन करती है ना। इसी सेवन के कारण ये पवनें है वो चला करती है, ठीक है। और इस समय इन पवनों के साथ में कभी कभार क्या होता है, न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं भगुलिया, भगुलिया। तो ये भगुलिया मुख्य रूप से क्या है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले भंवर, एक प्रकार से कहें न्यून दाब के केंद्र। तो ये एक प्रकार से चक्रवाती कंडीशन होती है, वाताग्र होते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले चक्रवातीय पवनों का क्रम होता है, ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि चक्रवातीय पवनों से ये बनते हैं। न्यून दाब के केंद्र मुख्य रूप से होते हैं, हवाएं अपने केंद्र के चारों घूर्णन करने ले जाती है और बहुत बड़ा चक्रवातीय प्रारूप बन जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? भगुलिया, भगुलिया आदि के नाम से पुकारते हैं, है ना। हम छोटे होते थे उस समय तो काफी घर वाले डराया भी करते थे कि इसे बगुलिया, यदि बगुलिया आ गया है तो इसमें भूत निवास करता है। अब कौन सा भूत रहता था पता नहीं है, तक नहीं मालूम चला इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये पवनें कौन सी है? लू, और ये लू जो न्यून दाब के अवदाब के केंद्र बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में? भगुलिया कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं अपन अगला, आर्द्रता। अब ह्यूमिडिटी मुख्य रूप से वही पाई देखिए अपन, क्योंकि तेज गर्मी यहां पे है तो आर्द्रता कहां से आएगी, है ना। तो आर्द्रता की कमी ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता की कमी पाई, ठीक है, आर्द्रता की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी काफी तेज होती है, धरातल पूरा तापमान से उबल रहा होता है, तो इसमें नमी की मात्रा तो रहती नहीं है। फिर भी यदि अपन देखें तो इस समय पश्चिम राजस्थान पूर्णतः शुष्क होता है। ये वाला भाग कौन सा? ये वाला भाग, ये शुष्क होता है, इसमें आर्द्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बलुई मिट्टी मुख्य रूप से काफी गर्म होता है, ये प्रदेश वनस्पतियों का अभाव है, इस कारण से यहाँ पे क्या कारण है कि ये पूर्णतः शुष्क होता है पश्चिमी राजस्थान। तो इसका कारण मैं लिख दूं कि किन कारणों से शुष्क होता है, तो एक तो बलुई मिट्टी, दूसरा वनस्पति अभाव, मुख्य रूप से है वनस्पति अभाव, बलुई मिट्टी, वर्षा की कमी। इस भाग में वर्षा की कमी रहती है, औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर के आसपास में रहती है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में। तो ये मुख्य कारण मुख्य रूप से है जिसके कारण से इस भाग में नमी नहीं पाई जाती और पूर्णतः ये शुष्क प्रदेश होता है, ठीक है। फिर नमी की मात्रा आर्द्रता अधिक कहां होती है? तो इस समय पूर्वी दक्षिणी पूर्वी
राजस्थान, विशेषकर झालावाड़, झालावाड़, कोटा, बारां वाला भाग आर्द्रता अधिक रखता है। इस ऋतु की बात है, आर्द्रता अधिक रखता है, ठीक है ना। इसका मतलब सर्वाधिक आर्द्र जिला ग्रीष्म ऋतु में कौन सा होता है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा होता है? ये झालावाड़। ये झालावाड़, ठीक है ना। मुख्य रूप से सर्वाधिक आर्द्र होता है। और सबसे अधिक शुष्क कौन सा होता है? तो शुष्क की बात करेंगे तो ये होता है अपना जैसलमेर। ये भाग पूर्णतः शुष्क होता है। स्थान जोधपुर का फलोदी, सबसे शुष्क स्थान जोधपुर के अंदर मुख्य रूप से कौन सा है? फलोदी, ठीक है ना। तो अब तो नया जिला भी बन चुका है। तो ये आर्द्रता की बात है। तो किसके संदर्भ में? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से आर्द्रता के संदर्भ में अपन ने चर्चा की है। तो यह संपूर्ण रूप से ग्रीष्म ऋतु है वो कंप्लीट अपनी हो जाती है, ठीक है। तो अगले कालांश में साथियों बात करेंगे किस ऋतु की, विस्तार से अपन देखेंगे। राजस्थान के अंदर अगले कालांश में अपन देखेंगे वर्षा ऋतु या मानसून देखेंगे। राजस्थान में कब कैसे आता है, कहाँ अधिक वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है, किन जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है और किन जिलों में कम वर्षा होती है। तो वैसे उसमें भी अपन देखेंगे झालावाड़ सबसे अधिक वर्षा वाला जिला होगा, है ना। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। पश्चिमी रेगिस्तान में जैसलमेर मुख्य रूप से सबसे कम वर्षा वाला जिला होगा। तो आदि पहलुओं पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो सभी साथी अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। ये काम जरूर कर ले। उसके साथ साथ में अपना सर्वा क्लासेज का खुद का एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, ठीक है। डाउनलोड कर ले ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी हो, साथ साथ में इसमें संपूर्ण कोर्स भी आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आशा करता हूं कि सभी साथी है जरूर सर्वा क्लासेज को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।